नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं अधूरी मोहब्बत एक दास्तां। ये कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जिसे अपने अंकल से ही मोहब्बत हो जाती है। उस मोहब्बत की शुरुआत तब होती है जब वो अपने अंकल के यहाँ एक शादी में जाती है और वहाँ उनके व्यक्तित्व की अलग अलग विशेषताओं को देखती है, मगर वो खुलकर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाती है। वो अजीब थी, जिस्म देखिए तो एक लड़की सी मालूम होती, चेहरे पर नज़र डालिए तो बिल्कुल बच्ची सी दिखाई देती, और अगर आंखों में उतर जाइए तो सारी समूची औरत अंगड़ाइयाँ लेती मिलती। वो सुर्ख ऊंचा सा फ्रॉक और स्याह सिलेक्स पहने जगमगा रही थी और स्याह घुंघराले बालों को झटक झटक कर जीप में अपने सामान का शुमार कर रही थी। और मेरे सामने एक दोपहर खिली पड़ी थी। उसने आंगन में कदम रखते ही अपनी मम्मी से आर्यन के लिए पूछा था। ऊंचे बगैर आस्तीन के ब्लाउज और नीची छपी हुई साड़ी में कसी बंधी बुआ ने, जिन्हें अभी अपने बदन पर नाज था, चमक कर आर्यन को मुखातिब किया। काव्या पूछ रही हैं कि तुम कौन हो? आर्यन ने उदास चेहरे पर सलीके से रखी हुई रंजूर आंखें चश्मे के अंदर घुमाईं, रूखे सूखे बालों पर दुबला पतला गंदूमी सा हाथ फेरा। अंकल ने बड़े से बैग को तख्त पर पटका, पीक थूकने के लिए उगलदान पर झुके और आर्यन भारी आवाज में बोले। आर्यन की आवाज उनकी शख्सियत को और मुनफरिद बना देती है। गम में बसी हुई खोजदार आवाज से हल्का हल्का धुआं सा उठता रहता है और जिसे सुनकर अजनबियत एहसास कमतरी बन जाती है और ख्वाह मख्वाह मुतारिफ होने को जी चाहता है। बहुत छोटी सी थी जब देखा था उसने, और काव्या को इस तरह देखा जैसे कैलेंडर को देख रहे हों। जवाब इस तरह दिया जैसे बुआ से कह रहे हों, उसे बुक्स में रख लीजिए वरना खराब हो जाएगा देहात में। और काव्या बेचारी आर्यन की आवाज में शराबोर खड़ी थी। उसकी नजरें आर्यन के चेहरे में पैवस्त हो चुकी थीं। अंकल पक्का गाना गाने वालों की तरह खंकार कर बोले, बेटी, मैंने तुम्हें बताया था कि वहां गांव में जहां तुम शादी में जा रही हो, तुम्हारे एक कजन है जो बहुत सी किताबों के ऑथर हैं। वही तो हैं ये। भाभी, जो ननद की शादी में आर्यन से ज्यादा अपना आपा खोए बैठी थीं, एक तरफ से बड़बड़ाती निकलीं और आर्यन को लिए दूसरी तरफ चली गईं। और आर्यन ने बेख्याली में भी काव्या की निगाहें भी अपने साथ ही लिए चले गए और वो बेचारी खाली खाली आंखें लिए गुमसुम खड़ी रही। जल्दी कीजिए, पानी लदा खड़ा है, फाटक से किसी ने हाँक लगाई। मैंने आसमान की तरफ देखा। सारे में स्याह जामुनी बादल छाए हुए थे और अंधेरा फैला हुआ था, जैसे सूरज की बिजली फेल हो गई हो। उस दिन भी ऐसा ही दिल मसोस डालने वाला मौसम था। अभी बारात आने में कई दिन बाकी थे, लेकिन मकान का कोना कोना मेहमानों से छलक पड़ा था। न कहीं तिल रखने की जगह थी, न किसी को दम मारने की मोहलत। एक तो बरसात की शादी, वो भी देहात में, और देहात भी ऐसा कि सड़क पर जीप दासी खड़ी है और निकालने के लिए बैलों की जोड़ियां भेजी जा रही हैं। काम तो जैसे आसमान से पानी की तरह बरस रहा था। और आर्यन का ये हाल था कि पाएं तो अपनी खाल तक उतार कर अपनी बहन के जहेज में दे डालें। अभी जोड़े निहार रहे हैं, अभी तख्तवार देख रहे हैं, अभी शामियाने के कनातों के अंजाम पर सोच रहे हैं। मैं पैड और कलम लिए मौजूद रहती, खुतूत, पर्चे और याददाश्तें लिखने को हाजिर रहती। दालान में यहां से वहां तक चौका लगा था। टूटी फूटी बीबियां साल खुर्दा कपड़ों के बुझे रंगों में अपना भ्रम बनाए खामोशी से खाना खा रही थीं। चमचे प्लेटों से टकराते, खामोशी खनक उठती तो अजीब सा लगता कि आर्यन बाहर से आ गए। अरे, ये हमारी काव्या जीजी खड़ी क्यों है? काव्या एक एक सुतून के पहलू में खड़ी प्लेट में चमचा घुमा रही थी। उसने मुड़कर आर्यन को देखा। आर्यन उनके बिल्कुल पीछे आकर उसकी प्लेट में झांकने लगे और काव्या जाग उठी, खिल गई, लौ देने लगी। गर्दन पीछे झुकाकर अपने ढेरों बाल आर्यन के सीने पर उंडेल दिए और आंखों में आंखें रख दीं। आर्यन बच्चों की तरह पलकें झपकाने लगे और काव्या की आंखों को अपनी खोई हुई नजरें मिल गईं। किसी ने आर्यन से खाने को पूछा तो कहीं दूर से आवाज आई, नहीं, बाहर तो नहीं खाया मैंने। और काव्या बीसियों की सफ चीर कर एक प्लेट में अल्लम गल्लम भर लाई और एक चम्मच उनके मुंह की तरफ बढ़ाया। बीसियों के वजूद पर मंडी हुई नेस्ती की चादरें मसक गईं। होठों की भूली बिसरी मुस्कुराहटें याद आने लगीं। भाभी ने ये तमाशा देखा तो एक कुर्सी लाकर रख दी। काव्या ने ठुनक कर कहा, नहीं नहीं, मैं अपने आर्यन को बुफे खिलाऊंगी। और आर्यन सचमुच सईद बच्चों की तरह खाते रहे। दुखों के दलदल में गर्दन गर्दन तक धसी हुई जिंदगियां, जो खुशी के बहानों के इंतजार में बूढ़ी हो गई थी, इस मामूली से मजाक पर खूब हंसी। बुआ के तो अच्छू लग गया। आर्यन कहकहू में भीग गए। अब रुखसत होने वालों और रुखसत करने वालों की भीड़ छोटे से जुलूस के मानिंद ड्यूढ़ी से निकल रही थी। गोरी चिट्टी गोल मटोल बुआ जैसे फूटी पड़ रही हो। आर्यन उनको पहलू में लिए आ रहे थे जैसे पिघले जा रहे थे, और काव्या बगैर किसी मसरूफियत के मसरूफ लग रही थी।
दूर से आती हुई बातों की फुवार से अपना आप बचाए फिर रही थी, और उसकी आंखें जिनमें बड़े बड़े हाथी डूब जाते और गहरी हो गई थी, और मेरी यादों की फिल्म में नई रील लग गई थी। रात चढ़ चुकी थी। बाहर से गाने बजाने की आवाजें आ रही थीं। लड़कों के कहकहे सारे में फैले हुए थे। गांव की औरतें शोख रंग के कढ़े हुए पेटीकोट और सिंथेटिक साड़ियां पहने, गहरा और भद्दा मेकअप किए, अपने बदनुमा जेवरों और खुशनुमा जिस्मों की परेड कर रही थीं। उनकी आवाजें सेल्समैन की मसनूई मुस्कुराहट की तरह शोखियों से सजी हुई थीं। माँ यूं बैठी हुई आपा की सहन जी के सामने उनका एक गिरोह पचमेल आवाज में गीत गा रहा था, और मैं समझने की कोशिश कर रही थी। सहन में पलंगों की कतारें बिछी थीं, कोने के तख्त पर पच्चीसी हो रही थी और ऊधम मचा हुआ था। काव्या के कहकहे धनक में सुर्खी की तरह नुमाया थे। भाभी अपने बच्चों को सुलाने के लिए लाठीचार्ज कर रही थीं कि आर्यन आए, और सर झुकाए हुए जीने की तरफ जाने लगे कि बुआ ने आवाज दी, आर्यन, शतरंज खेलोगे? आर्यन जहां थे वहीं जम गए। बुआ के उठते ही शोर हुआ। लड़कियां भर्रा मारकर जीने की तरफ दौड़ी, जैसे शतरंज नहीं मुजरा होने जा रहा है। आर्यन के कमरे में जहां भाभी तक बगैर इजाजत और जरूरत के दाखिल न होती थीं, तूफान मच गया। तख्त पर आर्यन और बुआ शतरंज लेकर बैठ गए, और लड़कियां जहां तहां समा गईं। आर्यन की पुश्त पर दीवार थी, दाहिनी तरफ काव्या, बाई तरफ काव्या। दीवार में लगे लैंप की गुलाबी रोशनी में सब कुछ पुरअसर सा मालूम हो रहा था। हर मोहरे के पिटने पर मात की तरह शोर मचता। काव्या चुनचाल काव्या आहिस्ते आहिस्ते जगह बना रही थी और पांव फैला रही थी। आर्यन ने चौंक कर देखा। उनके जानू पर काव्या के बाल ढेर थे। फिर आर्यन का हाथ बालों पर लरजने लगा, जैसे वो काव्या के नहीं खुद उन्हीं के बाल हो। फिर अचानक आर्यन ने हाथ खींच लिया और जगह ढूंढकर तख्त पर रख दिया। काव्या ने फिर करवट ली और नुकीले सुर्ख नाखूनों से सजी हुई उंगलियां आर्यन के हाथ की उभरी रगों पर लरजने लगीं, जैसे थके हुए सुरखाब झील में तैर रहे हो। फिर लैंप भबक कर गुल हो गया। सब हड़बड़ा गए। जब रोशनी हुई तो वो घुटनों पर खड़ी आर्यन के बाएं शाने से लगी हुई थी, और आर्यन का चेहरा तमतमा रहा था, आंखें बिसात पर, लेकिन निगाहें कहीं और थीं। बुआ ने ताली बजाकर शोर मचाया। आर्यन, वो बाजी भी हार गए थे। तुम आज भी मेरी हार पर इस तरह खुश हो सकती हो, ये मालूम न था, वरना बहुत पहले हार चुका होता। आर्यन ने पहली बार बुआ को तुम कहा था। बुआ बुझ गई थीं और उनकी नजरें माफी मांग रही थीं, और आर्यन के होठों ने जल्दी से अपनी पुरानी मसनूई मुस्कुराहट पहन ली थी। जुलूस जीप के गिर्द आकर मुंतशिर हो गया था। मैं सबसे अलग खड़ी, सबके चेहरों से दिलों के मजमून पढ़ रही थी। अंकल ने स्टीयरिंग संभाल लिया, इंजन को लाने लगा। बुआ आर्यन की पहलू से फिसलकर अंकल के पास बैठ गईं। आर्यन ने झुककर उनकी साड़ी का फॉल हुक से छुड़ा दिया। बुआ और गुलाबी हो गईं और पर्स से गॉगल्स निकालकर जल्दी से आंखें झपका लीं। काव्या बीती रात के बासी आंसुओं से चमचमाती आंखें सबके चेहरों में छुपाती घूम रही थी, लेकिन आर्यन के पास इस तरह गुजर जाती जैसे वो आर्यन नहीं कोई अजनबी हों, और आर्यन तो उसके लिए अजनबियों से भी बदतर हो गए थे। उस रात पानी आफत मचाए था और मीरासिनें कयामत ढाए थीं, पर नालों और गीतों के शोर में न कुछ सुनते बनता था, न कुछ सोचते। मेरी निगाह ऊपर उठ गई। आर्यन के कमरे में तेज रोशनी हो रही थी। मालूम नहीं वो किस वक्त बाहर से आ गए थे। मैं भी भीगती भागती ऊपर पहुंची तो देखा काव्या आर्यन की मुसहरी पर दोनों तकिए पुष्ट से लगाए, किताबें और रिसाले फैलाए, आर्यन ही की तरह नीम दराज है। मुझे देखते ही घबरा गई, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। आर्यन का एल्बम फेंक कर खड़ी हो गई। दीदी आइए। मैंने उसे मुसहरी पर बिठा दिया और खुद नीची कुर्सी पर बैठ गई और उसे देखने लगी, जो शफक की तरह शोख और शादाब थी। सुरमे की लकीरें, लिपस्टिक की ताजगी, रूस का गुबार, बगैर शमीज के कलफ लगे कुर्ते की स्त्री, जिल्द बंद बनाया हुआ पायजामा, गले में सुर्ख दुपट्टे का मफलर, बालों में फूल की तरह खिली हुई सुर्ख रिबन की गिरा, वो सर से पांव तक बेपनाह थी। जुलूस जीप के गिर्द आकर मुंतशिर हो गया था। मैं सबसे अलग खड़ी, सबके चेहरों से दिलों के मजमून पढ़ रही थी। अंकल ने स्टीयरिंग संभाल लिया, इंजन को लाने लगा। बुआ आर्यन की पहलू से फिसलकर अंकल के पास बैठ गईं। आर्यन ने झुककर उनकी साड़ी का फॉल हुक से छुड़ा दिया। बुआ और गुलाबी हो गईं और पर्स से गॉगल्स निकालकर जल्दी से आंखें झपका लीं। काव्या बीती रात के बासी आंसुओं से चमचमाती आंखें सबके चेहरों में छुपाती घूम रही थी, लेकिन आर्यन के पास इस तरह गुजर जाती जैसे वो आर्यन नहीं कोई अजनबी हों, और आर्यन तो उसके लिए अजनबियों से भी बदतर हो गए थे। उस रात पानी आफत मचाए था और मीरासिनें कयामत ढाए थीं, पर नालों और गीतों के शोर में न कुछ सुनते बनता था, न कुछ सोचते।
मेरी निगाह ऊपर उठ गई। आर्यन के कमरे में तेज रोशनी हो रही थी। मालूम नहीं वो किस वक्त बाहर से आ गए थे। मैं भी भीगती भागती ऊपर पहुंची तो देखा काव्या आर्यन की मुसहरी पर दोनों तकिए पुष्ट से लगाए, किताबें और रिसाले फैलाए, आर्यन ही की तरह नीम दराज है। मुझे देखते ही घबरा गई, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। आर्यन का एल्बम फेंक कर खड़ी हो गई। दीदी आइए। मैंने उसे मुसहरी पर बिठा दिया और खुद नीची कुर्सी पर बैठ गई और उसे देखने लगी, जो शफक की तरह शोख और शादाब थी। सुरमे की लकीरें, लिपस्टिक की ताजगी, रूस का गुबार, बगैर शमीज के कलफ लगे कुर्ते की इस्त्री, जिल्द बंद बनाया हुआ पायजामा, गले में सुर्ख दुपट्टे का मफलर, बालों में फूल की तरह खिली हुई सुर्ख रिबन की गिरा, वो सर से पांव तक बेपनाह थी। दीदी, मैं आर्यन की किताबें पढ़ती हूं, लेकिन समझ में नहीं आती। इतने में भीगे हुए आर्यन आ गए। अरे, तुम लोग अभी तक जाग रही हो भाई? उन्होंने खूंटी से स्लीपिंग सूट उतार लिया। आपको नींद आ रही है? आर्यन ने जवाब में मुड़कर काव्या को देखा और मैंने उन्हें। आंखें उसी तरह रंजूर और मासूम और निगाह उसी तरह बेनियाज। नहीं तो, लेकिन क्यों? और वो पर्दे के पीछे कपड़े बदलने चले गए। मैं आपसे पढ़ूंगी। क्या पढ़ोगी भाई? आप ही को पढ़ूंगी। वो इस तरह जवाब दे रही थी जैसे वो आर्यन से नहीं, अपनी हमजूली से मुखातिब हो। और जो नींद आई तो यहीं सो जाऊंगी, इसी तख्त पर। आर्यन पर्दे से बाहर निकल आए थे। होंठों पर उसी गमनाक मुस्कुराहट की मुहर लगी थी। और बुआ कहेंगी, मेरी बेटी को तख्त पर लिटाकर अकड़ा दिया। मैं सिर्फ आपकी बुआ की बेटी नहीं हूं, काव्या भी हूं। मैं सन्न होकर रह गई। फिर मैंने सुना नीचे से कोई मुझे चीख चीख कर पुकार रहा था। मैं उठी तो आर्यन ने हुक्म दिया, दीदी तुम भी यहीं लेटना आकर। जब मैं वापस आई तो देखा लैंप जल रहा है। शेड आर्यन की तरफ है। तख्त पर काव्या सो रही है और उसके बदन की क़यामत जाग रही है। मैंने उसका कुर्ता नीचे खींच दिया और कुर्सी का गद्दा सिरहाने रखकर उसी के पास लेट रही। आंखें बंद किए मुर्दों की तरह पड़ी रही। फिर न जाने क्यों खर्राटे लेने लगी, जिनकी शिकायत आज भी काव्या ने की थी। मैं आप ही आप मुस्कुरा दी, फिर चेहरे पर बाजू मोड़ लिया। एक आंख खोल कर देखा, आर्यन उसी तरह दीवार की तरफ मुंह किए चुपचाप पड़े थे। फिर अचानक काव्या ने मुझे झंझोड़ा, दीदी, ऐ दीदी। मैं उसी तरह खर्राटे लेती रही। वो छलावे की तरह उठी और आर्यन की मुसहरी पर। आर्यन उठे, चश्मा लगाया और अब काव्या उनके गले में बाहें डाल चुकी थी। मुझे डर लग रहा है। वो आर्यन के गिरेबान से बोली। उसके घुंघराले बालों पर आर्यन का हाथ आहिस्ते से लरसा। मैं इतनी दूर से भी उनके हाथ की ठंडक महसूस कर रही थी। फिर आर्यन ने मुझे पुकारा। मैं सोती बनी रही। काव्या जी, उठकर बैठो, मुझसे बातें करो। वो थोड़ी देर मचलती रही, फिर इनकी गोद में फैल गई। आर्यन ने बिस्तर पर रख दिया, लैंप का शेड घुमाया। काव्या जी। उसने आंखें खोल दी, जैसे कह रही हो जी, और मैं हैरतों में डूब गई। वो आंसुओं से तरबतर थीं। तुम्हारे डैडी मुझसे चंद साल बड़े हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी मुझसे कई साल छोटी हैं। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे कह रही हो शट अप। तुम काव्या हो जिसने कलकत्ते के एक मशहूर कॉन्वेंट से कैम्ब्रिज पास किया है, जो अपने मैगजीन में कहानियां लिखती है, जो रॉक एंड रूल जानती है। लेकिन मैं उस काव्या को नहीं जानता। मैं तो एक ही काव्या को जानता हूं, जो मेरी बहुत ही प्यारी बुआ की सबसे बड़ी और सबसे दुलारी बेटी है। ये जो दीदी लेटी है, ये भी मुझे तुम्हारी तरह अजीज है, और ये बिल्कुल सो रही है। तुम बातें करो, कुछ बोलो काव्या बेटी। वो आंधी की तरह उठी और धम से तख्त पर गिर पड़ी। काव्या, तुम आर्यन से रुखसत नहीं हुई? बुआ की दूर से चलकर आती हुई आवाज कौंध गई। वो एक तरफ से शोले की तरह लपकती आई। आपको आपकी बहुत ही प्यारी बुआ ने तो रुखसत कर दिया। वो इस एक जुमले की गोली दाग कर मुड़ गईं कि अगर खड़ी रहतीं तो फूट फूट कर रोने लगतीं, और फिर जीप पर इस तरह सवार हुईं जैसे जैकी घोड़े चढ़ते हैं। गर्द का एक बादल उड़ाकर जीप चली गई। आर्यन उसी तरह खड़े रहे, रंजूर, खामोश और खोए हुए। मैं उस बादल के मुतालिक सोचती रही, जो भाभी की भरी पूरी जिंदगी पर मंडला गया था और जिसका इल्म तक भाभी को ना था। मैं राज के उस बोझ के नीचे कांप सी गई, और फिर मैं आर्यन के मुतालिक सोचने लगी कि वो किसके लिए क्या सोच रहे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।